हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, वेक्टर की हमारी सीरीज चालू है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर द ट्रिपल द प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों, स्केलर तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि तुम एक वेक्टर है, दो तीन वेक्टर है, दो वेक्टर क्रॉस और डॉट से ले लिया तो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो फाइनल आंसर जो स्केलर है ना, क्योंकि दो वेक्टर का, ये एक वेक्टर है, ये बीच में डॉट है, और ये दोनों मिलके एक वेक्टर मिला। इन दोनों वेक्टर का डॉट ले लिए तो तुमको लास्ट में स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन और ये सेम है, मतलब ऐसा भी लिखा रहता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा लिखा है क्वेश्चन ए बी सी, मतलब वो ए डॉट बी क्रॉस सी है। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकली ये जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तुमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप टो देता है। अगर एक पैरेललोपाइप मान लो, पैरेललोपाइप का मतलब क्या होता है कि एक जैसे बुक है, ये इसको थोड़ा तूने ऐसा कर दिया तो पैरेललोपाइप बन गया। ठीक है, ये पैरेललोपाइप, तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ किया। तो पैरेललोपाइप के अगर एजेस, अगर ए है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, मैंने अपने हिसाब से एजेस लिया ताकि प्रूफ आसान हो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द एजेस। तो ये जो है ना, बॉक्स ऑफ ए बी सी वॉल्यूम देता है पैरेललोपाइप, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप रहता है बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी उसके एजेस है तो इसको हम फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं कैसे देता है ये। अब देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया मैंने, बी क्रॉस सी चाहिए हमको, क्योंकि देखो ए बी सी मतलब क्या है, बी क्रॉस सी ना, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जब करूंगा मैं, तो बी एक्चुअल में बी नीचे है और सी भी नीचे है और ए ऊपर है। बी ऐसा बाहर समझो, सी अंदर है और ए ऐसा ऊपर है। तो बी क्रॉस सी ऐसा कर रहा हूं, तो एन कैप ऊपर जा रहा है, हमने पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये जो ये एन कैप है, एन कैप। तो बच्चों, इस पैरेललोपाइप की हाइट एक्चुअल में ये है। क्लियर, हाइट तो ये है ना, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पैरेललोपाइप की हाइट, तो ये है। तो हाइट क्या है बेसिकली, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एन कैप, प्रोजेक्शन ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एन, वो क्या है, हाइट है। तो बच्चों, हम इसको ये बॉल ब्रेक करते हैं। तो देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट वैसे रहने दिया, बी क्रॉस सी को लिखा मॉड बी मॉड सी साइन थीटा। अच्छा, थीटा बी और सी के बीच का एंगल है, तो ये थीटा एंगल। ओके, मॉड वे मॉड बी मॉड सी साइन थीटा और एन कैप। अब ये जो तीनों चीजें है ना बच्चों, ये तीनों की तीनों चीजें, ये है कांस्टेंट, ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो उसको बाहर भेज दिया। तो मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर के बीच में होगा, तो ए डॉट एन कैप। अब देखो एक बात समझो, प्रोजेक्शन का हमने पढ़ चुके कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एन कैप पे हो रहा है, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो रहेगा एच, जो कि हमने एच माना है, वो क्या रहेगा, याद है तुम लोग को, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो ए डॉट बी अपर मॉड बी, ए डॉट बी अपर मॉड बी, तो ए डॉट एन कैप अपॉन मॉड एन। तो बच्चों, अगर मैं ऐसा लिख दूं मॉड एन, क्योंकि मॉड एन लिखने से, इसको मॉड एन से डिवाइड कर दूं, तो मॉड एन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर तो 1 ही होता है ना, तो ए डॉट एन कैप अपॉन मॉड एन, तो ये प्रोजेक्शन हो गया ऑफ ए वेक्टर ऑन एन कैप। तो इसकी जगह मैं एच लिख सकता हूं, हाइट। इसकी क्या लिख दिया मैंने, एच, हाइट। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, तो अगर तुम इसको ऐसे लिख दो, बी क्रॉस सी का मॉड लिख दो, तो गलत नहीं रहेगा, कि बी क्रॉस सी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, एन कैप उसका मॉड लगा दी 1 हो गया। तो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है इसको ऐसे लिख सकता हूं। और हम लोगों ने भी प्रॉपर्टीज में देखे थे कि अगर ये नीचे क्या बना, पैरेललोग्राम, नीचे क्या पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम, ये सब बाकी सब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम
का एरिया अगर एडजेंट साइड बी और सी है तो एडजेंट साइड बी और सी है तो एरिया क्या होता है बी क्रॉस सी। तो ये क्या मिल गया बच्चों, एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, नाम देने में कुछ नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू हाइट, एच फॉर हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट। तो बच्चों ये एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाता है। तो बेसिकली हमको क्या मिला, ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो बच्चों समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हमने इस तरह से प्रूव किया। अब तुम लोग को याद रखना है, मतलब एरिया नीचे का पैरेललोग्राम का एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम मिल गया। ओके, तो ये चीज होती है वॉल्यूम। तो ये इसको लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ज्योमेट्रिकली क्या देता है, वॉल्यूम देता है, अगर ए बी सी आर द एडजेसेंट ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात, ए बी सी अगर तीन वेक्टर्स दिए हुए तुम लोग को, ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। ए बी सी तुम कैसे निकालोगे, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए बी सी का बॉक्स, ये होता है डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मतलब ये ऊपर फिर ये नीचे फिर ये रोज बन जाते हैं, और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वही ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसे निकालना बड़ा आसान है। तो ऊपर क्या था, ज्योमेट्रिकल था, और ए बी सी अगर तीन वेक्टर दिए तो उनका तो मैं ऐसे निकालता हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चुटकुला क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो बच्चों ए डॉट बी क्रॉस सी तो करेक्ट है, क्योंकि ए वेक्टर है और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर दे रहे हैं, तो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, वो करेक्ट है। बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। अब बी क्रॉस सी वेक्टर है और ए वेक्टर है, तो इनके बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये गलत हो गया, बीच में डॉट होना चाहिए था, क्रॉस होना चाहिए था। तुम दोनों वेक्टर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और बी डॉट सी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों भी सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। हम ऐसे ऑप्शन और बना सकते थे, तो इसको समझो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, इफ ए बी सी वेक्टर्स है, ये राइट हैंड सेंस फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर राइट हैंड सेंस है फॉलो किए अगर, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में देखो राइट हैंड सेंस का मतलब क्या होता है। अभी ए बी सी का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए डॉट बी क्रॉस, यही मतलब होता है ना। मतलब क्या हुआ, देखो जो बी क्रॉस सी के वजह से डायरेक्शन मिल रहा है, एन कैप ऊपर जा रहा है, उसी के साइड में ऐसा या ऐसा एक ए वेक्टर है, तो राइट हैंड सेंस है। अगर ए वेक्टर नीचे होता तो बी क्रॉस सी की वजह से ऊपर मिल रहा और ए वेक्टर तुम्हारा नीचे आता तो नेगेटिव हो जाता। अगर एबीसी राइट हैंड सेंस फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब बी और सी की वजह से जो मिल रहा है वहां पर वो साइड में ही ए रहे तो पॉजिटिव है, नीचे के साइड में रहा तो नेगेटिव है। तो ये अगर राइट हैंड सेंस फॉलो करते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वॉल्यूम अगर ले रहे हो तो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, तो मॉड ले लूंगा इसका, फिर डायरेक्शन तुमने गलत सेलेक्ट की बोल रहे नेगेटिव आएगा और कुछ। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग एसटीसी में रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली एसटीपी लिखेंगे बहुत सारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इनकी साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। साइक्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, ए बी सी जो होता है, ये देखो सी को इधर भेजा, सी ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होता है, मतलब तुमने इनकी इसको इधर भेजा घुमा के, तो सी ए की जगह है तो बी, और सी ए की जगह है तो ए बी की जगह आ गया और बी सी की जगह आ गया, इस तरह। इसको तुमने इधर भेजे तो इसको इसने ढकेल दिया, इसको ढकेल दिया, और सिमिलरली और तुम करो इसको बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और तुम करोगे तो ए वापस इधर आ जाएगा, ये बन जाए। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, चेंज नहीं होती, वैल्यू सब सेम होती है। अच्छा, अगर मान लो तुम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को लिख रहे हो,
ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर, तो क्या हुआ, तुमने क्या किया, ये साइक्लिक नहीं हुआ, ये ए सी बी हो गया, ये बी सी था, मतलब सी को तुम इधर लेके आते तो आगे निकल जाता, मतलब इसमें से कोई एक आया नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, साइक्लिक फॉलो नहीं करता है, इनमें से कोई एक होता तो इक्वल हो जाता। अगर साइक्लिक फॉलो नहीं कर रहा है, साइकिल में नहीं है, देखो ए बी सी, ए सी बी हो गया तो माइनस लगा देना, अगर साइक्लिक नहीं है तो माइनस लगा देना, अगर साइक्लिक है तो सेम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, मान लो कि एक ए वेक्टर है जो के से मल्टीप्लाइड है, के इज अ स्केलर क्वांटिटी, और बी वेक्टर सी वेक्टर, तो के बाहर निकल जाता है, के स्केलर वैल्यू है, बाहर निकल जाए। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों को जो डाउट होता है, अच्छा अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर के वेक्टर, के बी वेक्टर, के सी वेक्टर, क्या होगा बताओ, क्या बाहर निकलेगा, तो जनरली बच्चे क्या आंसर देते हैं इसका, जो गलत है के क्यूब निकलेगा, तो के इधर से निकला है, इधर से निकला, इधर से निकला, वो कॉमन, वैसे कॉमन ही निकल जाता, ठीक है, क्योंकि के ए डॉट के बी क्रॉस के सी, तो के मल्टीप्लाई होकर बाहर निकल जाएंगे, समझे, सबका के अलग अलग निकलेगा, तो ये ध्यान देना, दो के रहते तो के स्क्वायर ही निकलता। ओके ना, अब देखो a प्लस बी सी डी इज इक्वल टू ए सी डी बी सी डी, ए सी डी बी सी डी, मतलब यहां पर तो दोनों सेम थे, यहां पर अलग थे, तो ये दोनों का एडिशन आ गया, ठीक है, याद रखो, ध्यान रखना इसका भी, मतलब ये दोनों सेम है, ये दो बार रिपीट हो गए, और ये a प्लस बी आ गया। अब प्रूफ देखो, इन सबके बड़े आसान प्रूफ है, कुछ बड़ी बात नहीं इनको प्रूफ करना। अगर तुम इसको a प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी लिखोगे ना, ठीक है, तो पहले क्या होगा, a डॉट सी क्रॉस डी होगा, इसकी वैल्यू प्लस फिर b जाएगा मैदान में, b डॉट सी क्रॉस डी, तो देखो a सी डी बी सी डी, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हम देंगे, वैसे सब पे लेंगे। अब देखो एबीसी वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ये बहुत काम की बात है, एबीसी वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो गया मतलब अगर एबीसी वेक्टर्स गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो है, ठीक है। कोप्लेनर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही फेमस है, 8-10 बार आ चुका होगा, कोप्लेनर दिए हुए लैम्डा निकालो ऐसा, तो डिटरमिनेंट जीरो का आंसर आएगा, ओके। अच्छा लॉजिकली भी सही है, तुम दो तरीके सोच सकते हो, क्योंकि एबीसी जो है वॉल्यूम देता है, अब बी भी इधर है, ए भी इधर है, और सी भी उसकी लाइन में है, तो वॉल्यूम का जीरो मिला ना, सी ऐसा होगा तो वॉल्यूम मिलेगा ना, तो वॉल्यूम जीरो मिल गया, एक ये रीजन। सेकंड रीजन तुम ये भी सोचो कि बी और सी ये लाइन में है, एक ही प्लेन में पी और सी, तो हमेशा दो वेक्टर तो प्लेन में रहेंगे, इनका एन कैप ऊपर जा रहा है, एन कैप मान लो ऊपर जा रहा है, और सी वेक्टर भी इसी प्लेन में, तो बी और सी की वजह से जो डायरेक्शन मिला वो ये मिला, ये लाइन में उंगली, ये बी और सी था, और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि बी और सी के प्लेन में ही है ये वेक्टर, तो ये एन कैप से परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका डायरेक्शन, इन दोनों की वजह से जो डायरेक्शन मिला ए बी क्रॉस सी का ये था, ये और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गए, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो सी, ये सी है और ये एन कैप है, सी डॉट एन कैप जीरो हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो वॉल्यूम वाला सिंपल एकदम। अच्छा सिमिलरली अगर एक भी रिपीट होता है, एबीसी में से ए बी ए हो गया, या बी सी सी हो गया, कहीं भी कुछ भी रिपीट हो जाए तो वो जीरो होता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक भी रिपीट हो गया तो जीरो होता है, क्योंकि लॉजिकली देखो तो दो वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर यही, तीसरा वेक्टर को ये है, तो वो तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं ना, दो वेक्टर रिपीट हो गया मतलब, तो वो जीरो होने वाले, मतलब ये तीनों वेक्टर पक्का कोप्लेनर ही है, तीनों वेक्टर नहीं, हालांकि दो ही है ना, इससे दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी इजी भी है, हम इस सब पे मिला के क्वेश्चन लेते हैं, तो बच्चों देखो और क्वेश्चन लेते हैं हम, फॉर ऑल एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी नॉन जीरो थ्री वेक्टर्स लेना चाहिए था, फिर तीन वेक्टर्स है तो प्रूफ कर रहा है ये, देखो हमारे हर क्वेश्चन को याद रखना, इसको भी याद रख लेना, उसको भी याद रखना है, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन, बहुत काम का है वो, और ये भी देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी होता है, याद रखने भी आसान है, तो प्रूफ तो करना है हमको, तो एलएचएस पे आ जाओ, ए प्लस
बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो तो देखो हम तो जानते हैं एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है, ए बी सी अगर बॉक्स में होता है तो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, इसको डॉट लगता है और ये दोनों में क्रॉस होता है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये बात समझ रही है ना, ये डेफिनेशन है ना इसका, ए बी सी। तो ए, ये कैपिटल ए अपना, ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मतलब है इसका, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस, तो बी बड़े बड़े बस। अब देखो इसको तो हम बाद में देखते हैं, इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ। अब देखो बी क्रॉस सी होगा, पहले ये इससे होगा फिर ये इससे होगा, तो क्या होगा, पहले बी क्रॉस सी फिर बी क्रॉस ए, सी फिर ये सी की बारी आएगी, सी इससे होगा फिर उससे होगा, तो सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देखो यहां तक हो गया। अब देखो सी क्रॉस सी क्या होगा, जीरो, सी क्रॉस सी क्या हुआ, जीरो, और बाकी कोई जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है देखते हो। तो देखो ए, अब ये ए जो सबसे डॉट होगा, तो ए बी क्रॉस सी हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी की बारी आई, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो बच्चों यहां तक हम पहुंच गए, बस सिंप्लीफिकेशन था। अब क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज बॉक्स ऑफ ए बी सी, सही है। ये क्या हुआ, ए डॉट बी क्रॉस ए, एक रिपीट हो गया, बॉक्स ऑफ ए बी होगा ना, ए रिपीट हुआ तो जीरो, ए डॉट सी क्रॉस ए रिपीट हो गया, प्रॉपर्टी थी ना लास्ट, जीरो, बी डॉट बी रिपीट हो गया, जीरो, बी डॉट बी जीरो, ये बचेगा। अब ये क्या बनेगा, बी सी ए, ये ए बी सी है, वो बचा बी सी ए, क्या दोनों साइक्लिक है, साइक्लिक है, ए को इधर लेके गया तो ये ए बी सी हो गया ना, बराबर। तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये आंसर आएगा, बड़ा सिंपल था, तुम लोग याद ही रखना ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, जेई सीईटी में, सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये होता है क्या। तो ये हो गया अपना। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये, इसको तो पक्का तुमको याद रखना है, मतलब इसको तो रटना ही है, जेई में भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब प्रूफ नहीं आया था, यूज किया हुआ डायरेक्ट। अब देखो इसका क्वेश्चन मैं लूंगा अभी, बस तुमको याद रखना है कि ए डॉट बी ये सब मिल रहा है ना, तो एंगल बीच का अगर दे दिया, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। अगर बीच का एंगल दिया है ना, तो हम इसको निकालने की जगह ये सब सॉल्व करेंगे आंसर वाले, वेक्टर नहीं दिया एंगल दिया, तो हम क्वेश्चन देख लेंगे, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसका एलएचएस से स्टार्ट करें हमने, एलएचएस है, तो अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं इसको दो बार लिख दूं, तो क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, बराबर, दो बार लिख दिया। अब फॉर प्रूफ हमको कंसिडर करना पड़ेगा कुछ, लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर माना a1 आए, a2j, a3k, बी वेक्टर माना b1 आए, b2j प्लस b3k, सी वेक्टर माना c1 आए प्लस c2j प्लस c3k। चलो ये तो टाइम पास था। अब बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या होता है, एलएचएस पे वापस आ जाओ, डिटर्मिनेंट होता है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 और इनटू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दूसरा डिटर्मिनेंट, ये सेम ही डिटर्मिनेंट आ गया, a1
A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इससे यहां कैसे जाए? तो एक बात याद रखो कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे मैट्राइसेस होता है ना कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन था, इधर का रो इधर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम भी होता है, रो बाय कॉलम भी होता है, कुछ भी अपने हिसाब से होता है। तो अपने को चॉइस करना है, तो मैं रो बाय रो करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो मैं क्या किया, मल्टीप्लिकेशन बाय रो बाय रो। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना है रो बाय रो, तो क्या होगा, अभी देखो ध्यान से देखो, रो बाय रो, वैसे रो बाय कॉलम भी करें तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन मैं एक लाइन में ला रहा हूँ आंसर। तो ये रो पहली रो से मल्टीप्लाई हुई, तो क्या होगा, A1 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 स्क्वायर, A2 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 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, क्योंकि एडिशन होता रहता है। अब पहली रो दूसरे रो से मल्टीप्लाई हुई, A1 A1 B1 A2 B2 A3 B3। पहली रो तीसरे रो से मल्टीप्लाई हुई, A1 C1 प्लस A2 C2 A3 C3। दूसरी रो पहली रो से मल्टीप्लाई होंगी, फिर दूसरी रो से होंगी, दूसरी रो पहले रो से मल्टीप्लाई होगी, B1 A1 B2 A2 B3 C3 B3 A3। फिर ये इससे होंगी, दूसरी रो दूसरे से, फिर दूसरी रो तीसरे, तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो बच्चों तुम लोग अब लिख लो, मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ, फिर ये इससे होंगी, B1 C1 B2 C2 B3 C3। फिर तीसरी रो पहले रो से, C1 A1 C2 A2 C3 A3 C1 B1 C2 B2 प्लस C3 B3 C1 स्क्वायर, ये इससे, ठीक है, राइट है ना। तो बच्चों ये हो गया। अब ध्यान से देखो इसको, ए वेक्टर क्या है, A1 है A2 है A3 के। तो ये जो पहला मिला है तुमको, वो A डॉट A मिला या तो A डॉट का स्क्वायर मिला, कि दोनों का तुम डॉट खुद का डॉट प्रोडक्ट उससे लोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मिलेगा, बराबर। A डॉट A मिला, या A डॉट A क्या होता है, मॉड A का स्क्वायर, तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो रूट हट गया। अब इसको यहां से देखो, A1 B1 A2 B, तो A डॉट B दिख रहा है, A डॉट B लेते तो I का आएगा, J का J का C, तो A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो वैसे सब बन जाएंगे, तो ये प्रूफ हो गया। C डॉट A, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, और इसको याद रखो। ओके बच्चों देखो, हम क्वेश्चन कहते हैं एजेस ऑफ पैरेललोपाइड ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब एजेस जो भी है ना वो यूनिट लेंथ की, मतलब सबकी लेंथ वेक्टर्स की लेंथ क्या 1 है, आर पैरेलल टू द नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, मतलब ए कैप बी कैप सी कैप के अलोंग है, मतलब यही उसके एजेस है, क्योंकि अपने माना वेक्टर मतलब एज पे बन चल जाएंगे, पैरेलल है, एज इधर है ये तो इधर पहुंचा रहे, तो ए कैप बी कैप सी कैप उसके एजेस है, और उनके बीच का एंगल क्या है, π/3। तो मॉड ए कैप इक्वल टू मॉड बी कैप द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, मैग्नीट्यूड सी कैप भी 1 दे दिया, तो यूनिट वेक्टर है, और इनके बीच का दे दिया एंगल। तो देखो ए डॉट बी बी डॉट सी ये सब मिल जाएंगे। देखो ए डॉट बी क्या मिलेगा, कैप है तो कॉस एंगल क्या है π/3, कॉस π/3 होता है 1/2 1/1/3, तो क्या होगा, तो इधर क्या मिला, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, ये सब के बीच का एंगल क्या है π/3, तो मॉड ए मॉड बी cos π/3 cos π/3 cos π/3 1/2, तो ये मेन बात बन गई। हमको a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए मिल गया 1/2, और ये चीज। अब पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब हमको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, वो होता है बॉक्स ऑफ एबीसी, एजेस अगर एबीसी है तो, बराबर।
लेकिन एबीसी वेक्टर दिए भी नहीं है, 2i+3 जैसा कुछ दिया नहीं, लेकिन ए डॉट बी मिल गया हमको, हमको एंगल दिया हुआ है, हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला यूज करें, रिमेंबर ये वाला यूज करें। तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट, इसके स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो मैं काम करता स्क्वायर ही लिख देता, बाद में रूट ले लूंगा। इसके स्क्वायर की वैल्यू होती है ए डॉट ए, फॉर्मूले के हिसाब से ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। अच्छा मैंने ये लिखा कैप कैप लिख दो, तो देखो ए डॉट ए मतलब ए कैप प्लस बी कैप, ये सब कैप है, तो ये क्या 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2, ए डॉट बी बी 1/2, अच्छा सॉरी ए डॉट ए 1/2 नहीं, ए डॉट बी 1/2, ए डॉट ए क्या होगा मॉड ए का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है 1 मिलेगा, तो 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1, तो ये मिला। तो अब बच्चों क्या है इसमें, हो गया कुछ डिटरमिनेंट सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, तो 1/2 सॉरी ये छोड़े, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये छोड़ा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये छोड़ा तो 1/4 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस 1/4, यहाँ पर माइनस 1/4, ये माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 हो गया, और यहाँ 1 था, और माइनस 1/4 एक और बार आ रहा है, तो माइनस 3/4 हो जाएगा, तो तुम लोग खुद से कर लो, माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 1/8 हो गया, और ये 1/2 1/8 हो गया, तो 3/4 ये 1/4 हो गया, 1/8 प्लस 1/8 1/4 हो गया, 1/4 तो 1/2 आ रहा है फाइनल। तो क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, स्क्वायर था ना, तो 1/√2 आंसर है इसका, सिंपल, बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये क्वेश्चन तुमको होएगा ही नहीं अगर तुमको बात याद ना रहे। ये अगर एंगल बीच के दिए हुए, कभी कभी क्वेश्चन में थीटा अल्फा ऐसे एंगल देंगे, तो भी तुम मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दूसरे का एंगल अल्फा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो उनमें रिलेशन आ जाएंगे। एंगल अगर बीच का दिया हुआ है और वेक्टर्स नहीं दिए हुए, वेक्टर्स नहीं दिए मतलब क्या, ए वेक्टर इक्वल टू समथिंग, बी वेक्टर इक्वल टू समथिंग, सी वेक्टर इक्वल टू समथिंग नहीं दिया, तो हम यही यूज करेंगे। अब देखो, शो दैट वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कोई चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट है कब होती है, जब वो तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब तुम उनको लीनियरली कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाते हो, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम तीनों को नहीं लिख पा रहे हो तो वो लोग कोप्लेनर है। अरे वो लोग कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर, सही है ना, कोप्लेनर रहेंगे तो लिख पाएंगे ना एक को दूसरे के टर्म्स में, नॉन कोप्लेनर मतलब ये तुमको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर प्रूफ करना है तीनों को। तो नॉन कोप्लेनर कब होगा, जब इनका, ये ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है मान लिया, ये सी वेक्टर है, तो इनका बॉक्स ए बी सी 0 नहीं होगा, तो तुम बोल दोगे कि ये नॉन कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स निकालना है, 0 हो गया तो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ये 1 1 0 0 1 1 1 0 1 सॉल्व करो, 1 0 1 माइनस 1, इसको हटाया, 0 माइनस 1 0, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ये नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका ये 0 नहीं है, मतलब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर नहीं मतलब नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये कोप्लेनर होते तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, तुम तीनों को एक दूसरे की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते, ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो बच्चे जेईई में भी सेम क्वेश्चन आया था, ए बी सी वेक्टर दिए हुए, बोल दिया कोप्लेनर है, तो मतलब ए बी सी का बॉक्स क्या होगा, 0 होगा, तो बॉक्स क्या होता है 1 1 1 4 3 J 4
3 4 1 अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकालना, ठीक है। ये 0 कर दिए, तो इसको सॉल्व करो। 1 इंटू 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, माइनस 1 इंटू 4 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 3। तो बच्चों क्या होता है, ये माइनस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा उड़ जाता है, और 3 बीटा माइनस 4 बीटा माइनस बीटा हो जाता है। और कैलकुलेशन इससे पास करो, तो माइनस बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, बराबर है ना, गड़बड़ तो नहीं है। ये प्लस 4 हो गया था, ओके। प्लस 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 बीटा माइनस 4 बीटा माइनस बीटा प्लस 4 माइनस 3 1 हो गया। तो बीटा तुमको 1 मिल गया। तो बच्चों बीटा मिल गया, अल्फा बाकी है, मतलब अल्फा बाई चांस कैंसिल हो गया, एक दोनों में इक्वेशन आती, तो अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा मिल गया। और कोप्लेनर कंडीशन से बीटा मिल गया, लेकिन इसने क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ √2 दिया है, सी। तो मॉड सी क्या दिया है, √2। सी क्या है, आई अल्फा। तो 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू √2 दिया है, बीटा उठा के रख दो 1 1 प्लस 1 2 हो गया, अल्फा आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा अल्फा, यहाँ से चेक कर लो। तो अल्फा 0 बीटा 1 ये ऑप्शन थे, हमारा आंसर आ गया। तो चेक कर लेता, ओके बीटा 1 आया, अल्फा चेक कर लो एक बार, अल्फा प्लस माइनस 1 आ रहा है, स्क्वायरिंग करूंगा तो 2 हो जाएगा। बीटा तो 1 है, आगे कैलकुलेशन कर लो, 1 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ओके ओके बराबर। तो इसका अपना 0 आ रहा है, क्वेश्चन में 3 दिया है, तो वो अलग आ जाएगा। अगर ये 2 था, ठीक है मैं 2 भी बना देता हूँ, तो 0 आ गया। तो जेई के क्वेश्चन में 3 था, तो आंसर लगा, 2 के लिए 0 राइट। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन, और देखते कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखो जे एडवांस का है, वो भी एडवांस का क्वेश्चन है, ये सी रैंडम क्वेश्चन बताने के लिए लिया। देखो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर है मतलब ए बी सी एक प्लेन में है। तो देखो 2a माइनस बी, और इनकी वजह से जो वेक्टर मिलेगा वो भी उसी प्लेन में रहेगा, सी प्लस बी, इनकी वजह से जो वेक्टर मिलेगा उसी प्लेन में रहेगा, सी और बी के, और ए प्लस सी भी उसी के प्लेन में, क्योंकि वेक्टर के देखो ये ए है, ये सी है, तो ए प्लस सी ऐसा है ना, उसी लाइन उसी प्लेन में होते, तो ये प्लेन, ये तीनों वेक्टर्स भी वही प्लेन में जिसमें ए बी सी है, तो ये तीनों भी कोप्लेनर हो जाएंगे 0, ओके। अच्छा एडवांस ये फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ये दिया है, और होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें तो क्या करना है, देखो मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दिया है, तो देखो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू ये दिया है, ये गिवन है, ओके। अब देखो मॉड जो है वो तो बढ़ जाएगा, तो इस सी पे एक आया और एक इस पे आया, मतलब मॉड में बोल रहा हूँ लेकिन मैग्नीट्यूड, ओके, वो बढ़ जाएगा। अब ए क्रॉस बी का क्या होता है बताओ, अच्छा 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 ऐसे नहीं बटेंगे, अच्छा आसानी से नहीं बटेंगे, ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई थी, बीच में डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ऐसे इतना आसानी से नहीं बचेंगे। तो कैसे बटेंगे, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, मॉड सी मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी, और कॉस थीटा, समझ में आया बात, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इस तरह से लिखा हूं। अब देखो मॉड ये जिंडो एट के कुछ दिया नहीं है, तो मॉड सी और मॉड सी तो कैंसिल हो गए, चलो। अब ए क्रॉस बी में क्या होगा, अब ये थीटा, पहले थीटा पे आ जाओ, ये थीटा एंगल किसका है मेरे को बताओ, थीटा एंगल किसका है, जो थीटा है ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और सी एक वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो वेक्टर कौन से, दो वेक्टर कौन से, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ ये दोनों का ना, तो इनके बीच का एंगल थीटा है, ए बी और सी के बीच का एंगल थीटा नहीं, ए क्रॉस बी। अच्छा फिर हम इसको बाद में देखेंगे, ये बात याद रखो। अब देखो, अब ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी,
और इधर एन कैप का मॉड कॉस थीटा। अब मैं ये सब हरकतें क्यों कर रहा हूँ सर, ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे को देखना है कौन से कौन परपेंडिकुलर के, ए डॉट बी जीरो है मतलब ए परपेंडिकुलर बी है, तो मेरे को एंगल से निकालना है, इसलिए मैं थीटा इन सबको लेके आया। अच्छा, इसको मैंने थीटा लिया तो मैं इसको क्या लेता हूँ, अल्फा ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ अल्फा किसके बीच का एंगल है, बोलो। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, क्योंकि ए क्रॉस बी को ब्रेक करने पे आया ना साइन थीटा, साइन सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये कॉस थीटा पुराना वाला था, ये नया जो एंगल आया साइन अल्फा इसके वजह से आया, ए और बी के बीच में। अब यहां तक सही, ए ए ए ये तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया और एन कैप का मॉड 1 हो गया, तो देखो हमको मिला क्या, साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू 1 मिला। यहां तक पहुंच गए, ये सिंप्लीफाई होकर ये मिला। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 कब होगा, जब दोनों 1 हो, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। एक भी 1/2 हो गया और एक 1 हो गया तो 1/2 हो जाएगा, एक 1 से छोटा है ये भी 1 से छोटा है, तो मल्टीप्लिकेशन कभी 1 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कि साइन अल्फा को भी 1 होना पड़ेगा, साथ ही साथ और नहीं एंड, और मतलब ये हो या ये हो, नहीं ये हो और ये भी हो, इसको भी होना पड़ेगा, समझ रहे हो, दोनों को होना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने साइन अल्फा को 1 किया तो अल्फा मेरे को π/2 दिख गया, तो मैंने बोला अल्फा जो एंगल था ए और बी के बीच का था, तो ए डॉट बी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अल्फा 90 हो गया ना। तो मतलब ये ऑप्शन, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए ए डॉट बी वाले। अच्छा तीनों में ए डॉट बी है, इसमें भी ए डॉट बी, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ इसमें, मैंने जो ऑप्शन बनाया हूँ एडवांस के भले अलग हो, मेरे खुद के अलग है। तो ए डॉट बी तीनों ऑप्शन में, तो ये तो हो गया। अच्छा देखो कॉस थीटा 1 हो गया, तो थीटा क्या हो गया, बोलो 0 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ अब समझो, मतलब सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर जो था इनके बीच में एंगल 0 है, तो मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में, एंगल 0 है मतलब कोलिनियर या पैरेलल है बेसिकली। तो मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर प्लेन में तो रहते ही है, पैरेलल है, रफ डायग्राम। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर सी। अब देखो समझने वाली बात करो, ए क्रॉस बी सी के पैरेलल है और ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही है, क्योंकि हम ए से बी की तरफ जाके लेके चले थे ना, बाहर निकल जाता है या तो अंदर जाता है, ए और बी है। तो मतलब अगर ए और बी ऐसे पड़े हैं इस प्लेन में, ठीक है, और इनका ए क्रॉस बी इधर जा रहा है, तो सी उसके अलोंग है या तो मतलब पैरेलल है, नीचे ऊपर है, तो मतलब क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी से सी पैरेलल है, तो सी भी ए और बी से परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ए और बी कोई प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी है, ये समझो ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी है समझो, ठीक है। और सी इस ये ए क्रॉस बी ये हो गया, सी ए क्रॉस बी निकला बाहर, तो ये क्या है, सी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर, और सी वेक्टर उसके पैरेलल है, ये सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी दोनों पैरेलल है, ऐसा जाओ या ऐसा जाओ इरिस्पेक्टिव, लेकिन इतनी बात तो पक्की, इससे और इससे दोनों से ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मतलब क्या हुआ, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एंड बी, तो यहां से क्या मिला, ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे को ए डॉट बी मिला तो 0 और ए डॉट सी बी डॉट सी 0 मिल गया, तो तीनों ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी 0। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एडवांस का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, समझाने में टाइम जाता है, अगर तुम खुद सोचो तो जल्दी हो जाएगा, आराम से हो सकता है क्वेश्चन, सिर्फ ये तुम्हारा दिमाग आना चाहिए, ये दोनों को वन ले लिए फिर आगे हो जाता, और तुमको प्रॉपर बेसिक बातें पूरी याद होनी चाहिए, फॉर्मूला कोई लगा नहीं था, क्या लगा, डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप का मॉड 1 हो गया। तो ये जो जबरदस्त सवाल था, देखो ये भी मेरे ख्याल से एडवांस का क्वेश्चन है, जे लिख लेंगे ऊपर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब सबका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और सच दैट ए डॉट 1 है, ओके, और ए डॉट सी 1/2 दिया है, तो देखो ए डॉट सी 1/2 दिया है, तो मैं इधर एक काम कर देता हूँ, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा
इक्वल टू 1/2 दिया है, और क्योंकि ये दोनों 1 है ना, ये 1 है, ये 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो cos थीटा 1/2 है, तो थीटा मिल गया मेरे को यहाँ से π/3 60 मिल गया। अब थीटा के बारे में भूल जाऊंगा मैं, थीटा क्या था, ए और बी सी के बीच का वेक्टर, तो सी और ए और सी के बीच का एंगल था, तो मैं भूलना नहीं चाहता, तो मैंने थीटा इधर लिख दिया। थीटा क्या था, तो ए और सी पक्का पैरेलल नहीं है, कोई ऑप्शन में ए सी पैरेलल रख रहा है क्या, जब कोप्लेनर बोल रहे हैं, नॉन कोप्लेनर बोल रहे हैं, तो पैरेलल नहीं इतना मालूम पड़ा, प्लेन में हो सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन में, जब दोस्त हमको आगे जाना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन हमने जुगाड़ कर ली जो मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमको जो क्वेश्चन दिया मेन, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। अब हमको तुमको दिख रहा होगा बहुत अल्फा बीटा सब निकालना बाहर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा n1 कैप, n1 क्या है, ए क्रॉस बी के पैन परपेंडिकुलर, और डॉट मॉड नहीं आ रहा है, सॉरी, हाँ डॉट, क्योंकि मॉड टोटल पे नहीं ना, तो इन पे तो आता ही है, n1 क्या बाहर पड़ा है। यहां पर क्या है, सी वेक्टर मॉड डी वेक्टर साइन बीटा ले लेते इक्वल टू 1। अच्छा n2 कैप क्या है, सीओडी से परपेंडिकुलर, ठीक है, n2 कैप ये। अब मैं भूल ना जाऊं बोल के, अल्फा किसके बीच का एंगल लिया हूं मैंने, ए और बी के बीच का एंगल लिया हूं, और बीटा किसके बीच का एंगल लिया, सी और डी के बीच का। तो ये मैं लिख लेता हूं, बाद में मेरे को याद नहीं रहेगा मैंने किसके बीच का एंगल, डायग्राम से याद रहेगा, अच्छा इसके बीच का था बेटा। अब ये वन यूनिट वेक्टर, ये वन सब, तो साइन अल्फा साइन बीटा बाहर निकले दोनों, और यहां पर क्या n1 n2 इक्वल टू 1 दिया। अब हमको साइन अल्फा n1 n2 मतलब ये दोनों के बीच में देखना है अपने को क्या है, तो कुछ और गिवन है नहीं, गिवन है ए और सी के बारे में किया है, ए और सी के बारे में, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो अपने को याद था कि पहुंचे अपन। अब इनकी वैल्यू हमको देखना पड़ेगी, तो मैं काम करता हूँ एक और एंगल लेके आता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा, और n1 डॉट हो गया ना, तो डॉट n1 कैप n2 कैप कॉस अल्फा बीटा गामा ला लिया। अब अल्फा गामा किसके बीच का है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, गामा इसके बीच का, ठीक है। अब हम लोग बाद में दिमाग लगाते, ये 1 हो गया। अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है, तीनों को 1 होना पड़ेगा, तो साइन अल्फा को भी साइन बीटा को भी वही पुराना लॉजिक, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 का होगा, जब तीनों 1 होंगे तभी हो पाएगा, और कॉस गामा को भी 1। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/2 हो गया, क्योंकि ये दोनों 1 π/2 पे होते, और गामा मेरे को 0 मिल गया। चलो हमको एंगल्स पूरे मिल गए, थीटा ये मिला। अब इन सबसे हम ऑप्शन चेक करें, अब देखते हैं अल्फा ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्योंकि अल्फा π/2 आ गया, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, अपने याद रहेगा, ठीक है। और बीटा भी π/2 आ गया, अब बीटा डी और सी के बीच में, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या, बीटा डी और सी के बीच का है ना, हाँ, तो वो भी परपेंडिकुलर है, तो इसे रैंडम बना ले डी और सी। अब देखो डी और सी बनाने की, मैं ए और सी के बीच में भी एंगल मेरे को पता है, तो ऐसा एक एंगल बना दिया π/3, ये हो गया ए और सी का, क्योंकि देखो ए और सी के बीच में एंगल π/3 था, तो डायग्राम बड़ा बनाता। बच्चों ये उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर दी, पॉज करके इसमें नोट डाउन कर लो, मैं फिर इधर लिखता हूँ, डायग्राम बड़ा बना। हाँ अल्फा ए ये है, बी ये है, और उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, ए और सी के बीच का एंगल क्या है π/3, देखो उधर, और सी वेक्टर और डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से जो गिवन था। लेकिन तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, कि ए और बी मान लो बोर्ड के प्लेन में, तो जरूरी नहीं सी भी बोर्ड के प्लेन में हो, ए से एंगल बना तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इनफाइनाइट केस बनेंगे,
तो मतलब जरूरी नहीं कि सी मैंने डायग्राम में बनाया, जरूरी नहीं कि वो। अब देखते हैं हम लोग। और अपने को गामा दिया है, गामा क्या था, N1 कैप और N2 कैप का एंगल था। और N1 कैप क्या है, N1 कैप A क्रॉस B की वजह से मिला था, A क्रॉस B का डायरेक्शन N1 कैप था और C क्रॉस D का डायरेक्शन N2 कैप। ठीक है, N1 कैप और N2 कैप। तो बच्चों A और B, A क्रॉस B का ये परपेंडिकुलर है, ये N1 कैप है, तो बाहर ऐसा आ रहा है, तो मैं ऐसा बना दिया, बाहर आ रहा मान लिया। तीर आएंगे तो सिर्फ तुमको ये डॉट दिखता है ना, वो है। और C क्रॉस D कौन से प्लेन में पता नहीं है, अपन अभी लिंक मालूम पड़ेगा, क्योंकि N1 कैप और N2 कैप के बीच का एंगल मेरे को 0 मिल गया। N1 कैप और N2 कैप का एंगल बीच में 0 हो गया, मतलब C क्रॉस D का जो है वो भी बाहर ही आ रहा है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये N1 कैप का डायरेक्शन है और ये N2 कैप का डायरेक्शन, बराबर। अब दोनों के N1 कैप भी बाहर है, तो इस प्लेन में AB है और N2 कैप उसके पैरेलल है, उस प्लेन में CD है। तो मतलब ABCD सब एक ही प्लेन में आ गए समझ में आया, मतलब N1 कैप बाहर आ रहा है मान लो, तो A और B का A क्रॉस B का डायरेक्शन था ना, तो ये A क्रॉस B है तो ये N1 है। अब उसके पैरेलल N2 है, अब वो C क्रॉस D का डायरेक्शन है, ये C है, तो दोनों पैरेलल दे दिया है क्योंकि बीच का एंगल अपने को 0 मिला है। तो ये सब एक ही प्लेन में आ गए, A B C D। तो हम लोग क्या कंक्लूजन पे आए, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर आर कोप्लेनर, आर इन वन प्लेन। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, नॉन कोप्लेनर वाला। ये बोला BCD नॉन कोप्लेनर, ये भी गलत हो गया। बस BOD पैरेलल में जरूरी है, कोप्लेनर है, तो देखते हम लोग। और A पैरेलल टू D, अब देखो देखते A और D पैरेलल है क्या, A और D पैरेलल है क्या बच्चों, ये अब देखो बाय चांस है ना, सब एक ही उसमें आ गए, सब कोप्लेनर निकले अपने बाय चांस। तो A और D पैरेलल की गारंटी दे सकते हो क्या तुम, नहीं, डायग्राम में नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा डायग्राम बनाए तो बोलोगे सर ऐसा बना दिया मैंने तो पैरेलल, ऐसा नहीं है, मतलब तुम कंफर्म नहीं हो ना, डायग्राम तो कैसे बन सकता है। तो A और D पैरेलल नहीं है और B और C भी पैरेलल नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि देखो B इधर है C इधर है, तो पैरेलल दिख नहीं रहा है। तो B और D नॉन पैरेलल है, ये ऑप्शन राइट होना चाहिए लेकिन हम प्रूफ करेंगे। तो B और D कहां पर है, B और D, B और D है नॉन पैरेलल। अगर ये लोग पैरेलल होते तो पैरेलल हो पाएंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये डायग्राम एकदम परफेक्ट बन गया, क्योंकि एक प्लेन में ये पाइथागोरस बना है इधर, तो पैरेलल हो रही नहीं, क्लियरली दिख रहा है B डॉट D नहीं तो मेरे को 0 लाना पड़ता, B डॉट B के भी मैंने एंगल को लिया क्या, नहीं लिया। तो ऐसा कोई मेरे को अगर पैरेलल आता तो B डॉट D, मतलब मेरे को क्या करना पड़ता कि B डॉट D अपने को 1 आता था, तो ऐसा कुछ कंडीशन मिली नहीं, मतलब नॉन पैरेलल। और वो डायग्राम से दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है। देखो तुम बाई चांस अपना बन गया, मैं सोचा नहीं था बन जाएंगे, ये कोप्लेनर हो गया बोल के सब सही हो गया, नहीं तो मैं सोचा था ये दो बाहर आ जाएंगे, ये दो वेक्टर बाहर आ जाएंगे, समझ गया। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही रीजनिंग का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आंसर अपने राइट है, डोंट वरी। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, खत्म करते हैं वीडियो। एक एडवांस का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, और उस पर हमारा वीडियो खत्म। ओके, तो इधर देखो क्वेश्चन को रीड करो। ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब इनका ये जो है ये डब्बा ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ना 0 नहीं है। दूसरी बात क्या बोला है, हर पैर के बीच में π/3 एंगल है, और इंटरेस्टिंग बात क्या बोला, यूनिट वेक्टर्स है। तो मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर है तो हर एंगल जैसे A डॉट B, B डॉट C और A डॉट C, ये सब क्या होंगे, मॉड A मॉड B 1 1 cos π/3 cos π/3 cos π/3 1/2, मतलब A डॉट B समझ गया ना, मॉड A मॉड B cos π/3 cos π/3 1/2, मॉड B मॉड C यूनिट वेक्टर है, मॉड B मॉड C 1 सब सेम हो गया, सेम टाइप का क्वेश्चन था ना, 1/2 लिए था। अब हमको ये इक्वेशन मेन है, हम उससे वो चीज निकाला p स्क्वायर। तो मेन क्वेश्चन क्या है, तो देखो इसमें सीख लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो पूरी इक्वेशन को A डॉट से कर दूंगा, A डॉट क्यों क्यों ऐसा किया, अभी तुमको थोड़ा सेंस बनेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो जब मैं
ए डॉट ए कर दूंगा तो मॉड ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, पी अकेला बचा। ए डॉट तो 1/2 दिया है, और आर ए डॉट सी जब किया वो भी 1/2 दिया। तो हमने क्या किया, ये पूरी इक्वेशन को ए डॉट कर दिया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये तो 0 हो जाता, रिपीट हो गया ना, और ये बॉक्स ऑफ ए बी सी हो गया, और ये ए डॉट ए 1, क्योंकि ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी हमको 1/2 दिया है, तो Q/2 हो गया, ये R/2 हो गया, सिंपल। तो बच्चों जिस तरह मैंने पहली इक्वेशन को मैंने ए डॉट किया तो मेरे को एक इक्वेशन मिली, उसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसी इक्वेशन को मैं बी डॉट करूंगा, तो हम थोड़ा तेज करेंगे। बी डॉट ए क्रॉस बी 0 हो गया, बी डॉट बी क्रॉस सी 0 हो गया, और यहाँ क्या हुआ, बी डॉट ए P/2, बी डॉट बी क्यू, और सी डॉट बी R/2। बच्चों ये जो इक्वेशन मिली मेरे को, इसको मैं दे दूंगा नाम सेकंड इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को मैंने बी डॉट कर दिया। अब मैं सी डॉट करूंगा, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, सी ए बी सी का साइक्लिक है, तो मैं इसको ए बी सी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना बच्चों, सी डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, घुमाओ उसको, ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। तो और ये क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसको मैंने सी डॉट किया, तो ये तो 0 हो जाएगा, रिपीट हो गया बोल के। अब सी डॉट ए 1/2, तो P/2 हुआ, Q/2 हुआ, और R हुआ, ये थर्ड इक्वेशन। ओके, 3 इक्वेशन है, पी क्यू आर निकालना है, इधर पुट करना है, ये हमारा सवाल है। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं 1-3 कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी, और Q/2 भी 0 हो रहा है, तो P माइनस P/2 हो जाएगा, और R/2 माइनस R/2 हो जाएगा। तो तुम लोग ध्यान से कर लेना, तो P इक्वल टू R मिल गया। अब इस P इक्वल टू R को इधर पुट कर देंगे, तो अपना काम हो जा रहा है, इसको पुट कर दो, P इक्वल टू R, तो ये R/2 हो गया, प्लस Q प्लस R/2, तो Q इक्वल टू हो गया माइनस R/2 प्लस R/2, R हो गया। तो P तुमको R मिल गया, Q R मिल गया। अब मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था, जो कि P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर विच इज इक्वल टू P की जगह R लिख दिया, तो R स्क्वायर, Q की जगह माइनस R लिख दिया, तो माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन Q की जगह R लिख दिया, माइनस R लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R स्क्वायर, ये तो R स्क्वायर ही होने वाले, तो ऊपर R स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 + 2 + 1 4, खत्म। बहुत सिंपल था। इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।